स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजनीति विज्ञान की जो हमारी ऑनलाइन क्लासें संचालित हो रही है उसमें आगे का जो बिंदु है वो है आदर्शवाद की विशेषताएं। क्या है? आदर्शवाद की विशेषताएं। आदर्शवाद की विशेषताएं दोस्तों, इससे पूर्व हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम आदर्शवाद के बारे में, जो आदर्शवाद होता क्या है, कि जो उसका जो अर्थ है या उसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में हमने जो है अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं इस आदर्शवाद की जो है मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता आएगी कि ये जो आदर्शवाद है वो राज्य एक नैतिक संस्था है। दोस्तों, जो है आदर्शवाद की जो धारणा है वो मुख्य रूप से जो राज्य को, यानी जो संस्था है राज्य नामक जो संस्था है इसको एक नैतिक संस्था मानता है। क्या मानता है? नैतिक संस्था मानता है। नैतिक संस्था इसलिए मानता है कि जो राज्य है वो राज्य केवल जो है व्यक्ति की भौतिक उन्नति, केवल भौतिक उन्नति में ही सहयोग न करके व्यक्ति के नैतिक जीवन की बाधाओं को दूर करने का कार्य भी करता है। यानी केवल जो है भौतिक उन्नति जो है व्यक्ति की या व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक चीजें होती है वही आवश्यक परिस्थितियां जो है राज्य न देकर, वो तो देता ही है, उसके साथ व्यक्ति की जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास की जो बाधाएं हैं, नैतिक जीवन की जो बाधाएं हैं, नैतिक विकास की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का कार्य भी जो है राज्य नामक संस्था करती है। तो जो ये आदर्शवादी है सबसे पहले यही बात बताते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है और ये भौतिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति के लिए जो है नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने या उस नैतिक जीवन की जो प्राप्ति है या जो अंतिम जो नैतिक रूप से जो अंतिम जिस तथ्य तक जो है व्यक्ति पहुंचना चाहता है या नैतिक रूप से उन्नत होना चाहता है उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती है उनको दूर करने का कार्य भी वो राज्य करता है। तो पहली विशेषता हमारे सामने क्या आई? वो आई जो है राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? नैतिक संस्था। अब दूसरा है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। यानी दूसरी विशेषता दोस्तों हमारे सामने ये आती है कि जो ये राज्य है वो नैतिक संस्था तो है ही, साथ में यह एक स्वाभाविक संस्था है। यानी जो आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो राज्य का विकास है, राज्य का विकास वो समय उपरांत हुआ है, यानी समय की परिस्थितियों के साथ, यानी लंबे समय तक जो है मानव जीवन चलता आया है और वहां से एक स्वाभाविक रूप से संस्था का निर्माण हुआ है, वो है राज्य। तो ये ना तो देवीय जो है उत्पत्ति में विश्वास करते हैं और ना ही सामाजिक समझौते में, इन दोनों को ही ये नकारता है। यानी जो आदर्शवाद है ये दोनों चीजों को नकारता है कि राज्य ना तो देवीय संस्था है या ना तो देवताओं ने इसकी उत्पत्ति करी है और ना ही सामाजिक समझौता का परिणाम है, बल्कि ये जो है समय उपरांत, यानी जो समय के साथ, यानी एक समय बीता मानव के साथ या मानव जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक जो मानव अभी जो मानवीय परिस्थितियां या जो मानव का जो है स्वरूप दिखता है वहां तक आने के अंदर जितना समय लगा है उस समय को जो है समय के कारण ही इस राज्य का जो है निर्माण हुआ। यानी स्वाभाविक संस्था है, समय उपरांत इसका जो है अलग अलग तरीके से विकास हुआ या
विकास हुआ या विकसित हुई है। तो दूसरी जो विशेषता हमारे सामने दोस्तों आती है वो है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अब अगला जो बिंदु है वह है कि राज्य व व्यक्ति विरोधी नहीं, विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। यानी बात हम करते हैं राज्य और व्यक्ति के संबंधों की, यानी इस राज्य और इस व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उन संबंधों के आधार पर हम जो ये कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी जो धारणा है वो ये मानती है कि जो राज्य और व्यक्ति है वो आपस में विरोधी ना होकर एक दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी राज्य के बिना व्यक्ति का कोई जो है सामाजिक या आर्थिक जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते राजनीतिक प्राणी भी होता है। जब राजनीतिक और सामाजिक प्राणी दोनों इसके अंदर जो है खूबियां पाई जाती है तो फिर वो राज्य नामक संस्था के अंदर ही निवास करेगा। तो ये जो राज्य है ये इसकी नैतिक उन्नति, आदर्शवाद यही मानता है कि नैतिक उन्नति और जो भौतिक उन्नति है उसके साथ साथ व्यक्ति के लिए जो आवश्यक जो है व्यक्तित्व निर्माण की जितनी भी परिस्थितियां होती है उन सभी परिस्थितियों को जो है मुहैया कराने का काम कौन करता है, वो राज्य करता है। तो राज्य और व्यक्ति दोनों आपस में विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं और दूसरे के बिना जो है पहले का अस्तित्व नहीं हो सकता। और राज्य और व्यक्ति यानी दोनों एक संस्था, और उस संस्था का जो निर्माणकारी तत्व है व्यक्ति, वो दोनों आपस में मिलकर ही एक राज्य नामक संस्था का जो निर्माण करते हैं। और राज्य है वो उसकी सुरक्षा का और उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा और जो है उसकी नैतिक उन्नति और भौतिक उन्नति के अंदर जितनी भी बाधाएं आती है उनको दूर करने का कार्य जो राज्य करता है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है, इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं। तो जो दूसरी विशेषता दोस्तों हमारे तेज से आई हमारे सामने वो है राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के जो पूरक है। अब अगली जो चौथी विशेषता है स्वतंत्रता व अधिकार, स्वतंत्रता व अधिकार व्यक्ति के कर्तव्य में निहित है, निहित है। यानी जो स्वतंत्रताएं हैं, जो व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, वो जो अधिकार और स्वतंत्रताएं राज्य से व्यक्ति प्राप्त करता है, वो जो है व्यक्ति को, यह आदर्शवादी धारणा यही मानती है कि जो कर्तव्य हम जो हमारा कर्तव्य का निर्वहन करते हैं वही कर्तव्य हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता के रूप में हमें मिले हुए। यानी ध्यान रखना दोस्तों, राज्य और व्यक्ति दोनों के संबंधों के आधार पर ये सब जो है पूरी धारणा तय हो रही है। तो ये स्वतंत्रता और ये अधिकार है वो इसको ये देगा, ये कब देगा, जब ये अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा, क्योंकि ये तो है वो इसकी उन्नति में सहायक सिद्ध होता है। क्या होता है? सहायक सिद्ध होता है। तो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, अगर सारे नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अपने आप उनको अधिकारों और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाएगी और उसकी रक्षा करने का कार्य है वो राज्य करेगा। यही उदारवाद, यही जो है आपका आदर्शवाद इसको जो है मानता है। अगला है दोस्तों वो है कानून मानव विवेक की उपज है। यानी जो राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए या राज्य व्यवस्था का या प्रशासन का संचालन करने के लिए जो कानूनों की आवश्यकता पड़ती है वो कानून निर्लिप्त रूप से जो है मानवीय विवेक का परिणाम होते हैं। यानी मानवीय विवेक की उपज, यानी मानव ने ही है अपने लिए जो है कानूनों का निर्माण किया है, ना कोई देवताओं ने किया है, ना कोई समझौते का परिणाम है, बल्कि मानव ने खुद अपनी ये व्यवस्था का निर्माण करके जो है उसके अंदर जितने भी जो कानून नियम जो लागू होते हैं, जो संविधान है, संहिताएं लागू होती है, उन सभी का निर्माण करता कौन है? मानव है। और मानव विवेक का परिणाम है वो है आपके कानून। क्या है? मानवीय विवेक का परिणाम वो कानून। और अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है नंबर 6 कि राज्य है, राज्य साध्य है,
यानी राज्य को स्वयं में ही साध्य माना गया है, यानी सारी जो व्यवस्थाएं होगी वो राज्य के अधीन होगी, और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी मिलकर जो है राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण कर्तव्य के साथ कार्य करेंगे। तो राज्य अपने आप में साध्य है और व्यक्ति को यहाँ जो है साधन के रूप में माना गया है, क्योंकि जो जब व्यक्ति की उन्नति होगी, व्यक्ति की नैतिक उन्नति होगी, व्यक्ति की भौतिक उन्नति होगी, तो उस राज्य की उन्नति भी उसी में जो है निहित है। तो ये राज्य को एक साध्य मानता है। क्या मानता है? ये धारणा राज्य को साध्य मानती है। तो ये 6 विशेषताएं दोस्तों हमारे सामने आई है। अगली जो विशेषता है वो है, अगली जो विशेषता है 8वीं, वो है आपके राज्य सर्वोपरि व सर्व शक्तिमान संस्था है। सर्वशक्तिमान संस्था है। देखिए, जो है व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा है, या उसको यूं कह सकते हैं कि आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उसके जीवन निर्माण के लिए वो राज्य ही देता है, और उसकी रक्षा करने का कार्य भी राज्य ही करता है। तो राज्य क्या हो गया? सर्वोपरि तथा एक सर्वशक्तिमान संस्था जो है के रूप में लोगों के सामने आता है। अगला है दोस्तों, वह है कि जो राज्य है वो राज्य का जो आधार है, आधार वह इच्छा है। क्या है? इच्छा है, न कि शक्ति, न कि शक्ति। यानी जो राज्य नामक संस्था, इसका जो निर्माण हुआ है स्वाभाविक रूप से, ये जो धारणा है आदर्शवाद की मानती है कि स्वाभाविक रूप से जो राज्य का जो निर्माण हुआ है उसके अंदर व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल हुआ है, अपनी इच्छा से। यानी व्यक्ति की इच्छा वो सामूहिक इच्छा के रूप में प्रकट होकर राज्य के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसका जो आधार है वो इच्छा है, न कि शक्ति। दबाकर या किसी को दबाव में लाकर उसके ऊपर जो है बल प्रयोग करके उसके ऊपर जो है उसको यातना देकर किसी भी संस्था का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये हम सभी को पता है कि दबाकर हम व्यवस्थाओं को बदल नहीं सकते। व्यवस्था के प्रति जो व्यक्ति का लगाव होगा, जो उसकी निष्ठा होगी, वो स्वतः होगी। क्या होगी? स्वतः होगी। तो जो है राज्य का जो आधार है वो इच्छा है, न कि शक्ति है, न कि शक्ति है। फिर 10वां जो बिंदु है, राज्य व समाज एक ही है, एक ही है। यानी जो समाज होगा, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, उसी समाज से ही राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य और समाज है वो अलग अलग ना होके एक ही संस्था है। सामाजिक संस्था भी वही है। सामाजिक संस्थाएं मिलकर ही, क्योंकि वो छोटे रूप में होती है, मिलकर ही जो है राज्य नामक संस्था का निर्माण करती है। तो राज्य और समाज के अंदर कोई भेद नहीं पाया जाता। फिर है 11वीं जो विशेषता है वो है कि राज्य आवश्यक व अनिवार्य संस्था है। यानी आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो राज्य है वो आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है, क्योंकि बिना राज्य से व्यक्ति के जीवन की कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। आज भी हम दोस्तों अगर सोचते हैं कि अगर मान लो ऐसी कल्पना करो कि कोई राज्य नामक व्यवस्था नहीं हो, कोई प्रशासन नहीं हो, तो क्या व्यक्ति का जीवन है जो आज हम जी रहे हैं ऐसा अगर जी पाते? क्या नहीं पाते। तो उत्तर यही आएगा कि हम ऐसा जीवन जो है यापन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि राज्य की जो बाध्यकारी शक्ति है, जो बंधनकारी शक्ति है, वो जरूरी होती है, क्योंकि व्यक्तियों को निर्देशित करने का जो कार्य है वो राज्य कानून के माध्यम से करता है। तो राज्य एक आवश्यक संस्था है, उसके साथ ये अनिवार्य भी है, क्योंकि इसका होना जो है जरूरी है। फिर जो अगली जो विशेषता है इसकी दोस्तों वो है, व्यक्ति एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होता है। राजनीतिक प्राणी होता है। यानी जो व्यक्ति है वो समाज के अंदर रहता है तो समाज का सदस्य, तो सामाजिक व्यक्ति होता है। जब समाज के अंदर रहकर वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है या उसके प्रति जो अपनी आस्था प्रकट करता है, तो वो उसको राजनीतिक प्राणी भी बनाती है। और ये मनुष्य जीवन से भी होता है, सामाजिक प्राणी होता है, जो है राजनीतिक प्राणी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। तो दोस्तों ये जो 12 प्रकार की जो विशेषताएं थी, आदर्शवाद की धारणा की प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें नैतिक संस्था के रूप में राज्य का उद्भव, उसके बाद में उसका जो विकास हुआ वो नैतिक संस्था के रूप में, स्वाभाविक संस्था के रूप में, उसके बाद
जो ये व्यक्ति और राज्य के अंदर कोई भेद नहीं करता, समाज और राज्य के अंदर भी कोई भेद नहीं करता। फिर बाद में जो है ये राज्य को आवश्यक होता था एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, या यूं कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन जीने के लिए राज्य है वो एक नेसेसरी है, आवश्यक है। तो ये मोटे रूप से 12-13 जो है विशेषताएं हमारे सामने रही है, और इन्हीं विशेषताओं, यही जो है मूलभूत विशेषताएं इस आदर्शवाद की रही है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।